बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस टॉपिक में हम गैसियस एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे कि हाउ गैसियस एक्सचेंज अकर। इससे पहले हमने रिस्पायरेशन की जो चैप्टर थी उसको स्टार्ट किया हुआ है। रिस्पायरेशन में हमने फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन अबाउट रिस्पायरेशन, उसके बाद ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम को डिस्कस किया डिटेल में। फिर हमने लंग की कैपेसिटी को डिस्कस किया था, लंग्स को डिस्कस किया था, एनाटमी को, और फिर कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग जिसमें हमने इन्हेलेशन और एक्सेलेशन को डिटेल में स्टडी किया है। ठीक है, सो काइंडली अगर आपने उसको स्टडी नहीं किया है या आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो सबसे पहले आप उसे देख लें, तभी आप सीक्वेंस पे आ सकेंगे। ठीक है, आप समझ सकेंगे। आज हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करते हैं। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में सबसे पहले आपको 2 पॉइंट आपको याद होने चाहिए कि गैसियस एक्सचेंज हो कहाँ रही है, यानी गैसियस एक्सचेंज किस तरह से हो रही है। एक तो हम यही कहते हैं कि एनवायरनमेंट से आपके साथ एयर पैसेज वे पे या जो एक्सचेंज थी पैसेज वे नोज से लेकर अल्वियोलाई तक आ गई। ठीक है, एक बात तो ये हो गई कि एनवायरनमेंट से आपने गैस लिए हैं। अब एनवायरनमेंट में लॉट ऑफ गैसेस आर देयर, नाइट्रोजन गैस भी है, हाइड्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, बहुत सारे गैसेज़ों का मजमुआ है। ठीक है, यहाँ से वो आपने इनहेल किए हैं। यहाँ पर ये नहीं लगा हुआ है फ़िल्टर कि सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन अंदर जाएगा। ठीक है, वहाँ पर हमने फिर बात की थी कि पार्शियल प्रेशर होता क्या है कि आप जितनी भी गैसेज़ हैं उन सब को ले और सिर्फ एक ही गैस का आप प्रेशर मालूम करते हैं तो उसे हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं। तो हमारे साथ बात क्या होगी कि अल्वियोलाई से पहले आगे ब्लड में कैसे एक्सचेंज होती है। एक्सचेंज 2 टाइप की है कि अल्वियोलाई से ब्लड में कैसे चली गई। ठीक है, क्योंकि हमने अल्वियोलाई का स्ट्रक्चर पढ़ा था कि उसके ऊपर क्या है, कैपिलरीज़ हैं, यानी ब्लड कैपिलरीज़ मौजूद हैं। अल्वियोलाई में अब गैस आ गई है, ऑक्सीजन आ गई है, वो किस तरीके से ब्लड में जाएगी। ठीक है, एक बात। फिर दूसरा एक्सचेंज क्या होगा, अब ब्लड में आ गई है, ब्लड ने उसका क्या करना है। ब्लड ने भी फिर पूरे बॉडी के जितनी भी टिश्यूज़ हैं, एक एक टिश्यू को क्या करना है, वो ऑक्सीजन पहुँचाने, क्योंकि वहाँ पर ज़रूरत होगी। तो हमने क्या करना है कि बिटवीन अल्वियोलाई एंड ब्लड एक एक्सचेंज यहाँ पढ़ना है, दूसरा क्या करना है बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज़। सो गैसियस एक्सचेंज हम 2 तरीके से पढ़ेंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि हाउ गैसियस एक्सचेंज अकर, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज इन दीज साइट्स बाय सिंपल डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में हमने क्या कहा है कि डिफ्यूजन होता क्या है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पर, क्योंकि जब आप इनहेल करते हैं तो इनहेल मतलब क्या हुआ कि आपके साथ एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा है, और जैसे ही आप वो इनहेल करते हैं तो वहाँ पर प्रेशर पड़ता है और वहाँ से आपके साथ बॉडी में टिश्यूज़ में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा होती है। सो दैट्स वाई वहाँ से क्या करते हैं, अल्वियोलाई में आ जाते हैं, और अल्वियोलाई से ये ऑक्सीजन की जो मिकदार होती है वो ज़्यादा होती है क्वांटिटी, तो वो वहाँ से टिश्यूज़ में चली जाती हैं या ब्लड में चली जाती हैं। तो ये तो सिंपल सी बात हो गई कि डिफ्यूजन होता क्या है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पर, या ऑन प्रेशर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके, इसके लिए हमने पढ़ा था कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कम से कम कितनी होनी चाहिए, 1 mm होनी चाहिए। ठीक है, 1 mm। अब यहाँ पर आते हैं थोड़ा सा दोबारा अल्वियोलाई की तरफ, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने अल्वियोलाई की इतनी जो एनाटमी थी डिस्कस की थी, लेकिन थोड़ी सी डिस्कस की थी। अल्वियोलाई में हम क्या कहते हैं कि जो हमारे साथ अल्वियोलाई है, रेड पोर्शन, ठीक है, यहाँ पर आप देख लें अल्वियोलाई, ये हो गई अल्वियोलाई। अल्वियोलाई से इर्द गिर्द सराउंडिंग पर कैपिलरीज मौजूद होते हैं। उन कैपिलरीज के दरमियान, अल्वियोलाई और कैपिलरी के दरमियान एक लेयर मौजूद होती है या एक बेसमेंट होती है जहाँ पर अल्वियोलाई पड़ी होती है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। 3 मेम्ब्रेन्स हैं यहाँ पर। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज के लिए फर्स्ट मेम्ब्रेन क्या है, जो हमारे साथ अल्वियोलाई है, अल्वियोलाई के इनर साइड पे जो लाइनिंग हुई है सेल्स की, उसे हम कहते हैं सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम सेल्स। ठीक है, उसके बाहर जो लेयर मौजूद है जो कैपिलरी और अल्वियोलाई के दरमियान है, उसे हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। वहाँ पर भी एक मेम्ब्रेन मौजूद है। उसके अदर साइड पर जब हम कैपिलरीज को ओपन करते हैं तो कैपिलरीज में एक अनदर लेयर इज प्रेजेंट देयर एंड दैट लेयर इज कॉल्ड एंडोथेलियम मेम्ब्रेन। ठीक है, जो कि ब्लड कैपिलरीज में होती है, एंडोथेलियम मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर होता क्या है, गैसेस आ गई हैं एयर पैसेज वे के ज़रिए से अल्वियोलाई में, यानी एयर। ठीक है, एयर ल्यूमन में स्टे कर लेता है और उसके साथ ही यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होती है। कहाँ पर, ब्लड कैपिलरीज में आरबीसीज होती हैं। आरबीसीज क्या करती हैं, वहाँ पर हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन के ज़रिए से वो
गैशियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। हम वो पिगमेंट्स में अलहदा पढ़ेंगे, ठीक है। पिगमेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, हीमोग्लोबिन और दूसरा हमारे साथ मायोग्लोबिन वगैरह, ये पिगमेंट्स में आते हैं। तो यहाँ से सिंपली क्या हो रहा है, एयर एंटर हो रहा है ल्यूमन में। ल्यूमन कौन सा है, वो केविटी जो कि इनसाइड द अल्वेलाई है, और वहाँ से फिर आरबीसीज में जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर दो पॉइंट्स क्लियर हो गए कि अल्वेलाई से कहाँ पर जा रही है, ब्लड में जा रही है, और ब्लड से फिर कहाँ पे जाएगी, टिश्यूज़ में जाएंगी। अब यहाँ पर बात करते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि गैशियस एक्सचेंज यानी रेट ऑफ गैशियस एक्सचेंज या एक्सचेंज ऑफ गैसेस को अफेक्ट करते हैं। सो फर्स्ट फैक्टर क्या है, डिफरेंस इन पोटेंशियल प्रेशर ऑफ गैसेस। ये मस्ट है, ये ज़रूरी है कि प्रेशर पोटेंशियल की जो डिफरेंस है वो होनी चाहिए। जितनी डिफरेंस ज़्यादा होगी उतनी ही गैशियस एक्सचेंज ज़्यादा होगी। अगर आप देख लें कि अगर वो इक्विलिब्रियम है तो ये देयर विल बी नो गैशियस एक्सचेंज, ठीक है। सो मोर डिफरेंसेस इन पोटेंशियल प्रेशर ऑफ गैसेस, देयर विल बी मोर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक फैक्टर। दूसरा, थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। हमने थिकनेस की बात की 1 mm। फॉर एग्जांपल ये जाता है, बढ़ता है 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, जिस तरह हमने एमपीसीमा में पढ़ना है इंशाल्लाह, कि वहाँ पर होता क्या है, वो उसकी जो वॉल्स हैं, अल्वेलाई के वाल जो हैं, वो उसमें थिकनेस ज़्यादा हो जाती है, जहाँ पर गैशियस एक्सचेंज में फिर हमारे साथ कमी आती है। इसी तरह अगर थिकनेस ज़्यादा होगी तो डिफ्यूजन कम होगी। तो ये दूसरा फैक्टर हो गया, थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। थर्ड वन, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। अगर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी ज़्यादा होगी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस विल मोर। देखें, सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ 20 to 25 टाइम मोर देन ऑक्सीजन। अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, सो दैट्स वाई यहाँ पर अगर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है तो ऑक्सीजन ज़्यादा अंदर आएगा, ठीक है। अगर सॉल्युबिलिटी कम होगी तो फिर ऑक्सीजन का आना कम होगा। किस तरह, फॉर एग्जांपल मैं ये पर यूनिट एरिया ले रहा हूँ, एक मीटर लिया है मैंने, या एनी पर यूनिट एरिया आप ले लें, तो वहाँ पर आप देख लें कि कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी मोर देन 3 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है, ऑक्सीजन से 20 to 25 टाइम्स ज़्यादा है। सो दैट्स वाई ये क्या कर रहा है, गैशियस एक्सचेंज में ज़्यादा हिस्सा ले रहा है, ठीक है। और इसी वजह से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस क्या होगी, अगर मोर सॉल्युबल होगी कोई, यानी अगर कार्बन डाइऑक्साइड अगर मोर सॉल्युबल है तो उसकी वजह से गैशियस एक्सचेंज भी ज़्यादा होगी। उसके बाद एक टेबल है कि हाउ प्रेशर पोटेंशियल जो है या पार्शियल प्रेशर किस तरह काम कर रहा है, या हमारे साथ किस तरह रिस्पायरेटरी गैसेस इनसाइड पे जा रही हैं, ब्लड में किस तरह जा रही हैं, और फिर अल्वेलाई में। तो देखिए, इसको रिस्पायरेटरी गैसेस हमारे साथ टू हैं, ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। एटमॉस्फेरिक एयर में उसका प्रेशर कितना है, ठीक है। इसको हम यूनिट इसके लिए लिखते हैं mm/Hg, ठीक है, mm/Hg। तो जिसके लिए रिस्पायरेटरी गैसेस क्या है, ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। एटमॉस्फेरिक एयर में हमारे साथ ऑक्सीजन कितना है, 159 mm/Hg है, और कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार देखें 0.3 है, 0.3। अल्वेलाई में कितनी है, 104, एंड कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, 40। ब्लड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिकदार 40% है, 40 mm/Hg है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी है, 45 है। यहाँ पर ब्लड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना है, तो 95 है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड की 40, टिश्यूज़ में 40 एंड 45। इसको समझने के लिए देखते हैं हम थोड़ा सा सर्कुलेशन सिस्टम को, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम में होता क्या है, हमारे साथ हार्ट है, ठीक है, हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं, राइट आर्टिकल, लेफ्ट आर्टिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब होता क्या है कि जिस तरह कार्बन अल्वेलाई है, अल्वेलाई से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है पल्मोनरी वीन के ज़रिए से लेफ्ट आर्टिकल में, ठीक है, उस वहाँ से फिर लेफ्ट आर्टिकल में लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड फ्रॉम देट सिस्टेमिक वी आर्टरी के ज़रिए से टिश्यूज़ में आती हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन छोड़ देती हैं, ठीक है। यहाँ से अब वो क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उठा लेती हैं, या हम उसे कहते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो वो सिस्टेमिक वीन्स के ज़रिए से कहाँ पर आ जाती हैं, राइट आर्टरियम में, ठीक है, और वहाँ से फिर राइट वेंट्रिकल में, और आफ्टर दैट फिर वो दोबारा पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए से अल्वेलाई में चली जाती हैं और वहाँ से फिर ऑक्सीजन उठा लेती हैं। अब यहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट या प्रेशर कंसंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर का काम क्या है, यहाँ पर आप देख लें, इसी टेबल को हम उठाते हैं और इस पर फिट कर देते हैं। किस तरह, बाहर एटमॉस्फेयर में आपके साथ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 159 है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 0.3 है। अब हमने बात किया कि एक डिफ्यूजन के लिए कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन है, और अगर आप यहाँ अल्वेलाई को देख लें तो अल्वेलाई में हमारे साथ क्या है, अल्वेलाई यहाँ पर आपके साथ प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर वो बाहर से ज़्यादा है,
तो यहाँ से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ मूव करेगा और ऑक्सीजन का बाहर ज़्यादा है और अंदर कम है, तो इसकी वजह से ऑक्सीजन इनसाइड आएगा। समझ गए ना। देखिए पार्शियल प्रेशर की बात हो रही है, अगर पार्शियल प्रेशर बाहर ज़्यादा है तो यह हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाएगी, अगर अल्वियोलाई में ज़्यादा है तो हायर से लोअर की साइड जाएगी, सिंपल। अब यहाँ पर आपके साथ हायर कंसंट्रेशन किस चीज़ की है, ऑक्सीजन की है, ठीक है, और आपके साथ कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी है, 40 है, ठीक है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की कम है, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या होगा, ऑक्सीजन यहाँ पर मूव करेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ पर मूव करेगा और पल्मोनरी वीन्स के ज़रिए से आएगा यहाँ पर। जब ब्लड के साथ मिल जाता है तो फिर उसे हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। लेफ्ट आर्ट्रियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल और फिर सिस्टेमिक वीन्स के ज़रिए से आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सिस्टेमिक वीन्स में क्या है, हमारे साथ पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 95 हो गया है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, 40 है, ठीक है सॉरी। यहाँ से अब देख लें टिश्यूज़ में क्या है, टिश्यूज़ में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40 है, यहाँ पर आप वी आर्टरीज में देख लें 95 है। इट्स मीन कि यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ऑक्सीजन टिश्यूज़ में आएगा, ऑक्सीजन कहाँ आएगा, टिश्यूज़ में आएंगे। अब टिश्यूज़ में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार देख लें 45 है, यहाँ पर देख लें 40 है। इट्स मीन कि यहाँ से जो टिश्यूज़ में 45 हैं वो क्या करेगा, वो वापस ब्लड को दे देगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आ रहा है और यहाँ से ऑक्सीजन टिश्यूज़ में जा रही है, गैसियस एक्सचेंज हो रही है। अब यहाँ पर आपके साथ वीन्स में देख लें, सिस्टेमिक वीन्स में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, 40 कम है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड 45। अब ये जा रहे हैं हार्ट में, हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया और उसने पंप कर दिया है पल्मोनरी आर्टरीज़ के ज़रिए, पल्मोनरी आर्टरीज़ के ज़रिए, जिसमें 40 एंड 45। अब यहाँ पर 40 45 दोबारा आप रिसाइकल कर लें कि अगर 40 है तो इट्स मीन कि यहाँ पर ऑक्सीजन कम है तो ऑक्सीजन अंदर आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड 45 है और यहाँ पर 40 है, तो यहाँ से क्या होगा, ये 45 अंदर चला जाएगा और जब ये अंदर आएगा तो इसके ज़रिए से ये फिर बाहर चले जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके साथ गैसियस एक्सचेंज होती है, ठीक है। तो देख लें आप सबसे पहले कि हमने सर्कुलेटरी सिस्टम को समझ लें कि हार्ट क्या काम क्या है, वो पंपिंग करना है कि किस तरह से अल्वियोलाई से ब्लड आ रहा है और फिर टिश्यूज़ की तरफ जा रहा है और टिश्यूज़ से फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है और कहाँ पे, हार्ट में दोबारा उसको अल्वियोलाई की तरफ पंप कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे साथ गैसियस एक्सचेंज होता है। सबसे पहले हमने बात की कि एक्सचेंज होता किस तरह, कौन कौन से पोर्शन पे हो रहा है, तो अल्वियोलाई से ब्लड एंड ब्लड से टिश्यूज़ किस तरह हो रहा है, तो उसमें सिंपल फिनोमेना यूज़ हो रहा है डिफ्यूजन, कि जिसकी पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगी हायर कंसंट्रेशन से वो लोअर कंसंट्रेशन जाएगा और लोअर कंसंट्रेशन वाला क्या करेगा, वो अपनी ही जगह पर रहेगा, ठीक है। तो इसी तरह से क्या होगा, रिसाइकल होगा। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ समझ आ चुका होगा इस लेक्चर से, और अगर समझ आ गया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और अगर कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में डायरेक्टली पूछ सकते हैं इंशाल्लाह ताला। इसके बाद फिर हम ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।